एक समय की बात है। मोहन और पद्मावती नाम के दो भाई बहन रहते थे। मोहन बड़ी पढ़ाई कर कर बड़े शहर में अपने बीबी बच्चों के साथ रहता था। पर पद्मावती जिस शहर में पढ़ाई की, उसी शहर के जान पहचान के एक लड़के रघु से शादी करके वहां पर बस गई। पद्मावती के पास सुंदरता के साथ साथ कई गुण थे। वो अपने पति के साथ सम्मान मेहनत करती। पद्मावती घर पे बहुत मेहनत से समोसे बनाती और उसका पति रघु उस समोसों को टोकरी में डाल के अपनी साइकिल पे रख के गांव में बेचा करता था। समोसे समोसे। उन समोसों से कमाए हुए पैसे रघु घर लेकर आता था। उस तरह 6 साल गुजर गए। उन 6 सालों में पद्मावती को 3 बच्चे हुए, 2 लड़की और 1 लड़का। अपने तीनों बच्चों की भविष्य को दृष्टि में रखते हुए पद्मावती और रघु बहुत मेहनत से काम किया करते थे। पद्मावती के समोसे उस गांव में बहुत मशहूर थे। एक दिन पद्मावती का भाई मोहन पद्मावती के पूरे परिवार से मिलने शहर से गांव आया। बहन, और कितने दिन यहाँ रहोगी? शहर आकर यहाँ करने वाली समोसे का धंधा वहाँ कर लो ना। इसी दौरान रघु घर पर आया तो मोहन ने भी उसे यही बात दोहराकर बोला, जिस जगह पर बहुत ज्यादा लोग नौकरी करने आते हैं, वहाँ पर अपने समोसे का धंधा शुरू करो। मैं जहाँ नौकरी करने जाता हूँ, हर सुबह मेरे साथ आके साइकिल पे समोसे बेचो। जैसे मोहन ने कहा, उसी तरह रघु शहर चला गया। मोहन के घर के बाजू में ही एक छोटा सा घर किराए पे लेकर वो लोग वहां रहने लगे। बिल्कुल गांव के जैसे यहाँ भी पद्मावती समोसे बनाती और रघु उन्हें साइकिल पर रखकर मोहन के साथ नौकरी करने के जगह जाके समोसे बेचना शुरू किया। हर दिन मोहन नौकरी पे जाता और पैसे कमा कर लेकर आता। वैसे ही रघु भी समोसे बेचकर हर दिन पैसे कमाकर घर लेकर आता था। पद्मावती के हाथों से बनाए हुए समोसे शहर वालों को भी बड़े स्वादिष्ट लगते थे। हर दिन रघु जितने समोसे लेकर जाता, वो सारे समोसे बिक जाते। इस तरह उन बेचे हुए समोसों के पैसों से रघु ने एक छोटा सा समोसे का ठेला खरीद लिया और गरम गरम समोसे वहीं पे बनाना शुरू कर दिया। एक तरफ पद्मावती गरम गरम समोसे बनाती थी और दूसरी ही तरफ रघु उन समोसों को बेचा करता था। अब तो पहले से ज्यादा कमाई होने लगी थी। जिस तरह पद्मावती और रघु पूरी लगन से कमाई करते थे, उनकी मेहनत के वजह से जिस जगह पर वो छोटे से साइकिल से अपना धंधा शुरू किया, उसी जगह एक छोटी सी ठेला खरीदने के बाद एक बड़ा ठेला भी खरीदा और उसके बाद उन्होंने 2 लोगों को भी वहां पर काम पे रखा। इसी तरह उनके समोसे का धंधा बहुत अच्छा चला, लेकिन इतने सारे ग्राहक बढ़ गए कि समोसे खत्म होने की वजह से उनमें से काफी ग्राहक निराश होकर वहां से लौटने लगे। पद्मावती और रघु के दिन रात के मेहनत के वजह से अब वो जगह समोसा सेंटर के नाम से मशहूर होने लगी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने 10 और काम करने वालों को रख लिया। साथ ही साथ 30 ग्राहकों के बैठने के लायक जगह भी बना ली दुकान में।
जैसे समय बीतता गया वैसे पद्मावती के भी बच्चे बड़े होने लगे। मोहन भी रघु के जैसे बढ़ता गया और अच्छी आमदनी कमाने लगा। एक दिन नौकरी खत्म करके मोहन घर लौट जा रहा था। तभी उसने पद्मावती और रघु का समोसा सेंटर देखा और वहां गया। मेरी दी हुई सलाह के वजह से ही तुम लोग इतनी सफलता पाए हो। मैं तुम लोगों को एक और सलाह देता हूँ, सुनो। वो क्या सलाह है भैया? मैं 10 सालों से देख रहा हूँ रघु इतने सारे लोगों को समोसा सेंटर में संभालता है। उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। रघु मैनेजर के पोस्ट के लिए एकदम सही रहेगा। मेरे जैसा बड़ा जॉब, मेरे जैसा बड़ा नाम, अगर काम पसंद आए तो इनाम। यहाँ हर दिन रघु अपने हुनर और समय को बर्बाद कर रहा है। ये क्या भैया? हम सोच रहे थे आपके काम से हमारा काम बहुत ज्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 साल पहले एक साइकिल स्टैंड के ऊपर एक छोटी सी टोकरी के अंदर हम समोसे बेचा करते थे। उसी दौरान आपकी भी नौकरी लगी थी। लेकिन उस दिनों हम रोज 800 रुपए कमाया करते थे और आपकी महीने की तनख्वाह 10,000 थी। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। अब हम एक बहुत बड़े समोसे की दुकान के मालिक हैं। इस पूरे एरिया में बहुत मशहूर है। आप इन 10 सालों में मैनेजर बने, जिसके वजह से आपकी महीने की तनख्वाह 1 लाख हो गई है और हमारी 1 लाख से भी ज्यादा आमदनी है। हमने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो भी किया सब सही किया भैया। भविष्य के लिए? वो कैसे? हमने बहुत कम पैसों से अपना धंधा शुरू किया था। हमारे बच्चों को हमने जिस तरह मेहनत की उस तरह मेहनत की जरूरत नहीं है। एक दिन मेरा बेटा इस समोसे का ध्यान रखेगा और संभालेगा, पूरी तरह से बने हुए बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। आपके बच्चों को वापस शुरुआत से मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी तरह आपके बच्चे सीधे आपके दर्जे पर नहीं बैठ सकते। आपके कंपनी के मालिक के बच्चे उस दर्जे पर बैठ सकते हैं, पर आपके बच्चे आपके दर्जे पर आते आते उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब कौन किसका हुनर और समय बर्बाद कर रहा है? इन सारी बातों को सुन के मोहन को भी लगा कि जो पद्मावती और रघु बोल रहे हैं वो एकदम सही है। वो चुपचाप सोचते हुए वहां से चला गया। पद्मावती और रघु ने अपने दोनों बेटियों की शादी कर दी और अपने बेटे को समोसा सेंटर का धंधा सौंप दिया। मिठाई वाला। मिथुन सागर नामक एक नगर में था एक मशहूर मिठाई की दुकान, किसान वाला मिठाई। दुकान का मालिक था रणवीर अग्रवाल। रणवीर अपने बेटे केतन से बहुत प्यार करता था। केतन के साथ एक और लड़का था, शंतन। शंतन अंजया का बेटा था जो रणवीर के लिए काम करता था। अब शंतन तो केतन का सगा भाई तो नहीं था, पर दोनों को रणवीर ने साथ साथ बड़ा किया। केतन ने अपनी पढ़ाई जारी रखा, पर शंतन पढ़ाई छोड़कर मिठाई की दुकान पर काम करने लगा। कुछ महीनों बाद केतन ने भी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया। शंतन दुकान में ही काम कर रहा था और केतन ने बाकी पाठ्यक्रमों में जमा हो गया, जैसे कि मुक्केबाजी, घुड़सवारी, कराटे और बहुत कुछ। बहुत सालों तक केतन संघर्ष करता रहा, पर वह हर किसी में असफल रहा। इसी प्रकार कई साल गुजर गए और केतन किसी भी चीज में सफलता नहीं प्राप्त की।
दूसरी ओर शंतन दुकान में काम करके स्वादिष्ट मिठाई बनाना सीख लिया। उसने बहुत मिठाई बेचा और किसान वाला मिठाई को और भी मशहूर बना दिया। उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई और उसने दुकान की अच्छी देखभाल की। रणवीर ने दोनों लड़कों को ध्यान से देखा और फिर एक दिन केतन को अपने पास बुलाया। केतन, तुमने 12 साल बिताए कई पाठ्यक्रमों को सीखने में, पर तुमने कुछ नहीं सीखा। कम से कम दुकान के कैश काउंटर को जाकर संभालो, कुछ ना कुछ तो वहाँ सीख जाओगे। ये सुनकर केतन बहुत खुश हो गया। उसको ऐसा लगा जैसे पूरी दुकान उसी की है और हर एक जिम्मेदारी भी उसी की। अगले दिन केतन दुकान पर गया। अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझकर दुकान पर उसने देखा कि शंतन सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रहा था। किसी ने केतन को भाव ही नहीं दिया और केवल शंतन की बात ही सुन रहे थे। केतन को जलन होने लगी और उसको समझ नहीं आया कि वह क्या करे। दिन समाप्त होने के बाद जब शंतन काम करने वालों को तनख्वाह दे रहा था, तब केतन बीच में आया और उसके हाथ से पैसे छीन लिए। ये मेरी दुकान है और अब से पैसे मैं ही संभालूंगा। उठो यहाँ से और जाओ। शंतन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। केतन अब काम करने वालों को पूरी तनख्वाह देने के बजाय आधा ही देने लगा। दुकान के लोगों को निकालकर दूसरे काम वालों को ले आया जिनको मिठाई बनाने के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। शंतन ये देखकर केतन के पास गया और बोला, अगर तुम ऐसे कर्मी को काम पे रखोगे तो हम अच्छी मिठाई कैसे बना पाएंगे? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुमको पसंद नहीं तो तुम इस दुकान को छोड़कर जा सकते हो। ये सुनकर शंतन दुकान जाना बंद कर दिया। जब रणवीर ने शंतन को घर पर ही देखा तो वो हैरान रह गया। रणवीर जानना चाहता था कि हुआ क्या, पर शंतन उसको कुछ नहीं बोल रहा था। अंत में रणवीर को पता चल ही गया कि उसकी दुकान पर हो क्या रहा था। रणवीर ने देखा कि उसका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा था। सब लोग उसके बारे में बुरा बात कर रहे थे और रणवीर को ये बात अच्छी नहीं लगी। एक दिन रणवीर ने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया। रणवीर ने लड़कों से पूछा कि क्या हो रहा है। शंतन ने अपनी बात बोली, पर केतन अपनी गलती मान ही नहीं रहा था। रणवीर को पता था कि गलत कौन था। वो जानता था कि शंतन की वजह से ही दुकान का अच्छा नाम बना था। अंत में रणवीर ने शंतन को दुकान का मालिक बना दिया। ये देखकर केतन और भी नाराज हो गया। पिताजी, आपने ये ठीक नहीं किया। तुम किसी काम के लायक नहीं हो और उसके ऊपर तुम इतनी ईर्ष्या और गुस्सा दिखाते हो। इस तरह तुम एक अच्छा जीवन नहीं बिता सकते। तुम मेरी एक ही औलाद हो और मैंने 12 साल इंतजार किया तुम में बदलाव देखने के लिए, पर तुम इतने लापरवाह बन गए। अब तुम जो भी कहो, मैं निर्णय ले चुका हूँ। केतन घर छोड़कर चला गया और शंतन ने दुकान की सारी जिम्मेदारी ले ली और उसको फिर से अच्छे से चलाने लगा। बहुत दिन बीत गए और केतन को बाहर भी कोई नौकरी नहीं मिली। घर वापस आकर उसने अपने पिता से माफी मांगा। रणवीर ने केतन को माफ कर दिया और उसको शंतन का सहायक बनाया। कुछ ही समय बाद केतन ने शंतन से बहुत कुछ सीख लिया। दोनों भाइयों की तरह रहने लगे, एक दूसरे की सहायता करते हुए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कोई भी काम अगर मन लगाकर करोगे तो अवश्य सफल होंगे। अंकसपुर नामक एक गांव में था एक आदमी चंपकलाल सेठ, जो सोने का कारोबार चलाता था। गांव में हर कोई चंपकलाल के पास अपना सोना गिरवी रखकर पैसे लिया करते थे।
एक दिन लीला नामक एक लड़की जो एक जाने माने घराने से थी, सेठ जी के पास आई। चंपकलाल जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पता नहीं इतने अमीर घराने की लड़की मेरे पास क्यों आई? कुछ महत्वपूर्ण बात होगी, ध्यान से सुनना पड़ेगा। बोलिए मेम साहब, क्या बात है? सेठ जी, इस बारे में आपको भी पता है, जब मेरे पिताजी जीवित थे, आपको पता है ना, हमारी जिंदगी कितनी अच्छी थी, पर अभी हमारी परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। मैं आपकी जरूर मदद करूँगा, बोलिए। अगर हमें पहले जैसा रहना है तो हमें एक गुप्त खजाने के संदूक ढूंढना पड़ेगा जो मेरे पिताजी के पास था। इतने सालों तक उन्होंने उसको छुपा के रखा था और अब हमें उस संदूक का पता लगाना पड़ेगा। पिताजी के अलावा और किसी को इसके बारे में नहीं पता। मैंने अपने सब नौकरों को सारे गांव में ढूंढने को बोला है। संदूक मिलने के बाद मैं आपके पास आऊंगी और आपको सब बेच दूंगी। आप उस खजाने का मूल्य देखें और मुझे उसके बराबर पैसे दे दें। वाह रे वाह, गुप्त खजाना, मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। मुझे ये करना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं मेम साहब, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आपका काम खत्म होने के बाद मेरे पास आ जाना। लीला फिर वहां से चली गई। घर जाने के बाद उसने अपने सारे नौकरों को बुलाया। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने चंपकलाल सेठ से बात कर ली है। उसको मेरी बातों पर विश्वास भी हो गया। उसको कोई संदेह नहीं हुआ क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप में बात की। अब बाकी का काम तुम लोग संभालो। कमरे से सारे मटके ले आओ, नकली सोना लाओ और काम पे लग जाओ। मेम साहब, इन सब चीजों पे नकली सोने का लेप तो लगाना मुश्किल नहीं है, पर पकड़े जाने का अवसर है। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। सारा नकली सोना नीचे भर के ऊपर ऊपर से कुछ असली सोना भी डाल के दे दूंगी। अब अगर कुछ चाहिए तो थोड़ा सा निवेश भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है मेम साहब, आप जैसा कहे हम वैसा ही करेंगे। और बस इतना ही नहीं, सारी चीजें असली सोने की तरह चमकनी चाहिए। सबने लीला की बात मानी और काम पे लग गए। लीला अपनी योजना के अनुसार काम करवा रही थी और इसी दौरान चंपकलाल ने ये खुशखबरी अपनी पत्नी को बोला कि जल्द उसको ढेर सारा खजाना मिलने वाला है। 3 दिन के बाद लीला खजाना लेकर चंपकलाल के पास गई। चंपकलाल जी, हमारे घर में एक कुआं है। मेरे पिताजी ने सारा खजाना वहीं पे रखा था। ये देखिए। लीला ने ढांपे हुए कपड़े को हटाया और चंपकलाल को सारा खजाना दिखाया। चंपकलाल भी इतना खजाना देखकर खुश हो गया। सेठ साहब, आप इतना चौंक क्यों गए? क्या ये सोच रहे हो कि ये असली है या नहीं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेम साहब। आइए आइए, अंदर बैठिए। सेवकों, संदूक को अंदर रख दो। चंपकलाल इतना चौंक गया था कि उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। ये तो बहुत सारा सोना है मेम साहब, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। जी, तो आप मुझे जांच के कब बताओगे इस सोने का मूल्य? अरे मेम साहब, इसको जांचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस आप इस सारे सोने को मुझे बेच दे और पैसे ले जाए। ये कैसे संभव है? आपको सोने की जांच तो करनी चाहिए। मुझे बाद में कोई परेशानी नहीं चाहिए। आप अभी मेरे सामने ही इसको जांचो। जी, आपको कहीं और जाने की क्या जरूरत, मैं अभी देखता हूँ। इधर लाइए। लीला ने सेठ को कुछ चीजें दिखाई, जैसे कि एक छोटा सा मटका, एक भगवान की मूर्ति और असली सोने का हार। ये काफी है जांचने के लिए, या और दिखाऊं? अरे नहीं मेम साहब, इतना ठीक है।
और मैं आप पे भरोसा नहीं करूँगा तो और किस पे करूँगा, है ना? चंपकलाल ने बाकी के खजाने को जांचा नहीं और लीला को पैसे दे दिए। लीला ने तुरंत पैसे लिए और वहां से चली गई। चंपकलाल को लीला पर पूरा यकीन था और उसको सारे सोने का बराबर पैसा दे दिया। चंपकलाल ने अपनी पत्नी सरस्वती को सब बताया। वह अपनी पत्नी को दुकान पर ले गया सारा सोना दिखाने के लिए। सरस्वती इतना सोना देखकर खुश हो गई, पर उसको लीला के अलग से दिए गए सोने में और बाकी के सोने में कुछ अंतर दिखा। अब सरस्वती को शक होने लगा। असली सोना और नकली सोना बाजू में रखकर देखने पर उसमें अंतर नजर आ रहा था। आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगा? क्या गड़बड़? जो सोना हमारे दुकान में है उसमें और लीला के सोने में आपको कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। रंग थोड़ा अलग है ना? हाँ सही, पर ये बहुत सालों से कुएं में था ना, शायद इसीलिए। अगर ये कुएं में था तो ये सोना पुराना लगना चाहिए ना? इतनी चमक क्यों है इसमें? इधर लाने से पहले इसको अच्छे से साफ किया होगा ना। अच्छा ठीक है। आपने सोने को लेने से पहले जांचा है ना? हाँ, उसने खुद थोड़ा सोना दिया जांचने के लिए। उसने मुझे एक भगवान की मूर्ति, एक छोटा सा मटका और एक हार दिया था। उसने मुझे बाकी के खजाने को भी जांचने को कहा। मैं इतना खुश था कि मैंने बाकी का सोना जांचना जरूरी नहीं समझा। आपने यही गलती की। वो 3 चीजें मुझे जरा दिखाइए। चंपकलाल ने लीला के अलग से दिए हुए 3 चीजों को लाया। सरस्वती ने तीनों को जांचा। जैसे चंपकलाल ने कहा था, ये 3 असली सोने के थे। लेकिन जब सरस्वती ने बाकी के खजाने को जांचा तो सब कुछ नकली निकला। देखा, उसने आपको ठगाया है। किसी पर भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। ओह, अब क्या करे सरस्वती? कहते हैं कि कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। मेरे पास एक योजना है। चलिए। दोनों ने खजाने का संदूक लिया और अपने घोड़े पर रखकर निकल गए। रास्ते में उनकी मुलाकात सरस्वती के भाई श्याम से हुई। सरस्वती ने अपने भाई को सब कुछ बताया और फिर तीनों मिलकर लीला के घर गए। लीला तीनों को उसके घर की ओर आते हुए देखकर घबरा गई कि कहीं इनको पता तो नहीं चल गया। जो भी हो, मुझे इस परिस्थिति से निकलना ही पड़ेगा। लीला जी, ये मेरा देवर है श्यामलाल। जी नमस्ते। लीला जी, ये सारा सोना खरीदना चाहता है और पैसे भी लाए हैं, तो ये आपसे सारा सोना लेगा और फिर आपको पैसे दे देगा। अच्छा, तो आप चाहते हो कि मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूं और श्यामलाल मुझे पैसे देगा, है ना? ठीक ठीक। लीला ने सारे पैसे चंपकलाल को वापस कर दिया। उन्होंने लीला को सोना वापस किया और पैसे लेकर तुरंत वहां से चले गए। श्यामलाल जी, आप ये सारा सोना ले लो और मुझे पैसे दे दो। हाँ जी जरूर, मैं आपको दे दूंगा, पर पहले मैं इन सब को जांच लूं और फिर मैं आपको केवल असली सोने का पैसा दूंगा। श्याम की बातें सुनकर लीला को शक हो गया। श्याम सोने को जांचने लगा। सिर्फ वो 3 चीजें असली थे और बाकी के। इसी दौरान चंपकलाल ने ग्राम प्रधान को लेकर लीला के घर आ पहुंचा। उसने सबको बताया कि कैसे लीला ने उसको धोखा दिया और श्यामलाल ने भी गवाही दी और सबूत भी दिखाया। अंत में लीला को अपने कर्मों के लिए दंड दिया गया। जो आप पर विश्वास करता है उसको कभी भी धोखा नहीं दे। किसी भी मुश्किल परिस्थिति से होशियारी से निकल सकते हैं।